नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। भारत और भारत के बाहर बसे हिंदुओं को जाति पाति छोड़कर संगठित होने की अपील। और पश्चिम बंगाल में अगर बाबरी मस्जिद बनी तो 1992 दोहराए जाने की चेतावनी के बीच ममता बनर्जी की सियासत की कश्ती डूबेगी या पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक आई इस्लामिक सुनामी को नाकाम करने में ममता बनर्जी सफल हो पाएंगी। देखिए, आज की एनालिसिस इसी पर है, बहुत गौर से सुनिएगा। इस वीडियो में मेरे कुछ देर बाद जरूर देखिएगा आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भारत के हिंदुओं को संदेश, खासकर बंगाल के हिंदुओं के लिए, संदेश। और बाबरी मस्जिद पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की धमकी वाला वीडियो का हिस्सा भी इसमें मैं दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज बंगाल की राजनीति में जो हुआ है वो सिर्फ एक एमएलए का पार्टी बदलना या फिर पार्टी बनाना भर नहीं है। यह ममता बनर्जी की सत्ता की खटिया हिलाने वाला एक ऐसा ट्रिगर है जिसके धागे मुर्शिदाबाद की बाबरी स्टाइल मस्जिद वाली आग से लेकर बीजेपी के मिशन 160 प्लस तक और आरएसएस चीफ मोहन भागवत के कोलकाता भाषण तक सीधे जुड़ते नजर आ रहे हैं धागे। देखिए, आज ही मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी के निलंबित, माफ कीजिएगा निलंबित नहीं, आप जानते हैं कि हम निष्कासित हो चुके हैं, टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी जनता उन्नयन पार्टी लॉन्च कर दी 22 दिसंबर 2025 को। और मंच से जो संदेश गया वो बहुत साफ है। मैं ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर सीधी चोट करूंगा। क्या संदेश गया? मैं ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक पर सीधी चोट करूंगा और 2026 के चुनाव में खुद को किंग मेकर बनाऊंगा। यह मैसेज गया पूरे बंगाल में, बंगाली समाज में। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমি বেঁচে থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জুড়া ফুলের জিরো করব, জিরো করব, জিরো করব। और देखिए, 6 दिसंबर 2025 को ही आपको याद होगा, वो तस्वीरें दिख रही होंगी आपको। 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी संरचना के लिए फाउंडेशन शुरू की गई घोषणा करने के बाद। और जो विवाद उठा उसी के बाद टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पहले तो निलंबित किया था और आज वही आदमी जो है अपनी नई पार्टी लेकर मैदान में उतर गया है। अब टीएमसी से वो निष्कासित हो चुका है। खैर देखिए, कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसको लेकर रिपोर्ट्स में जो बातें आई हैं, उस 6 दिसंबर वाले इवेंट का स्केल भी सामने आया। ईंटें आई बहुत लाखों की, और भीड़, डोनेशन बॉक्स, क्यूआर कोड, अकाउंट जैसी बातें बहुत सारी। और टीएमसी का हमारा इससे लेना देना नहीं है, हमारा इससे लेना देना नहीं है, ये वाला डैमेज कंट्रोल टीएमसी की तरफ से। लेकिन ये सिर्फ धर्मस्थल की बात नहीं, ये वोट बैंक की इंजीनियरिंग का खुला खेल है। और हुमायूं कबीर ने उसी खेल को ममता बनर्जी के किले के अंदर घुसकर खेला है। अब सवाल, ममता बनर्जी की खटिया सच में खड़ी हो सकती है क्या? और क्या बीजेपी को इससे सीधा फायदा मिलेगा या इतना आसान नहीं है? तो सुनिए, देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत का सबसे बड़ा पिलर क्या है? मुस्लिम प्लस गरीब और ग्रामीण वोट का स्थायी, एकदम बहुत स्थिर गठजोड़ है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट कटना शुरू हुआ तो टीएमसी को सबसे बड़ा नुकसान उन सीटों पर होगा जहां मुकाबला पहले से टाइट है, करीबी का मुकाबला रहा है पिछले इलेक्शंस में। और वहीं बीजेपी को फायदा भी नजर आ रहा है। और इसी बैकग्राउंड में बीजेपी खुले तौर पर 160 प्लस जैसे टारगेट की बात कर रही है। यानी देखिए, उन 294 सीटें हैं, 294 में बहुमत से भी ऊपर है 160। तो हुमायूं कबीर का ये जो नया मोर्चा है, उन्होंने जो नई पार्टी लॉन्च कर दी है, अगर टीएमसी के मुस्लिम वोट का 2 से 5% भी कट जाए तो कई सीट पर गणित पलट सकता है, समीकरण बदल जाएंगे। और यही वो खटिया खड़ी एंगल है जिसे बीजेपी नैरेटिव में बदलना चाहेगी। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। हुमायूं कबीर खुद को बीजेपी का आदमी साबित होने से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ममता कैंप यही आरोप उछालने की तैयारी में नजर आ रहा है कि यह बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, क्योंकि टीएमसी को डर है कि मुस्लिम वोट अगर हुमायूं कबीर के साथ भावनात्मक रूप से शिफ्ट हो गया तो उसकी भरपाई कोई भाषण नहीं कर पाएगा या कोई हाथ का फ्रैक्चर काम नहीं आएगा।
यही कारण है कि ममता ने हुमायूं के कदमों पर सख्त प्रतिक्रिया और हिट बैक दी है, जो सामने आ रही हैं खबरें उसके मुताबिक। और मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि पार्टी लाइन तोड़ोगे तो बाहर हो जाओगे। अब चलिए बाबरी मस्जिद वाले पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि यहीं से पूरा खेल, अब पूरा तूफान यहीं से उठा है। देखिए रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं उसके मुताबिक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बात को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है, सभी देख रहे हैं रिपोर्ट्स में। और इसी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि टीएमसी को औपचारिक कार्रवाई करनी पड़ी और पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हुमायूं कबीर। बहरहाल अब बताया तो यह भी जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के प्रोजेक्ट का बजट बहुत बड़ा है। प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब हकीकत यह है कि भारत में किसी भी धार्मिक ढांचे का निर्माण, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, कानून है, जमीन के कागज हैं, लोकल परमिशन है और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रेम में ही हो सकता है। ऐसे में बाबरी जैसा नाम 1992 की ऐतिहासिक संवेदनशीलता के कारण ऑर्डर प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा कर सकता है और राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन के लिए सीधे सीधे हाई रिस्क वाली फाइल बन जाती है या सामने कर आती है। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि यह मुद्दा अब चुनावी हथियार भी है और प्रशासनिक सिरदर्द भी, बहुत बड़ा टेंशन है। और इसी पर एक दूसरा फैक्टर भी जुड़ गया है। देखिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कोलकाता में दिया गया बयान 21 दिसंबर 2025 को मोहन भागवत ने साफ साफ कहा कि आरएसएस को बीजेपी के लेंस से देखना बहुत बड़ी गलती है। और उन्होंने यह भी कहा है कि आरएसएस किसी के खिलाफ नहीं है। यहां तक कि एंटी मुस्लिम वाली छवि पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि जो देखना चाहे आकर देख सकता है, दरवाजे खुले हैं, हमें अब बाहर से नहीं देख सकते, अंदर आइए और अनुभव कीजिए। मोहन भागवत, उनका बयान ये सुनिए। हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। देखिए एक अखबार की रिपोर्टिंग में बंगाल में हिंदू यूनिटी वाला फ्रेम भी सामने आया। अब इसका चुनावी मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तरफ आरएसएस हिंदू समाज को संगठित करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ बंगाल में बाबरी स्टाइल जैसी घटनाएं ध्रुवीकरण को और तेज करती हैं। और ध्रुवीकरण का सबसे बड़ा लाभार्थी यानी फायदा लेने वाला, किसको मिल सकता है फायदा? आमतौर पर वही पार्टी होती है जो खुद को कट्टर, सुरक्षा और पहचान का नैरेटिव सबसे मजबूत बेचती है, आम जनता के सामने लाती है। और अब यहीं पर जो हुमायूं कबीर का आज का बयान, जैसे ही उन्होंने पार्टी लॉन्च की और बहुत बड़ी भीड़ के सामने सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जो बयान दिया है, भागवत के भाषण के बाद, भागवत तो कल ही दिए थे एक दिन पहले, हुमायूं कबीर का टोन अपेक्षाकृत काफी नरम दिखा। उन्होंने भागवत के नाम लिए जाने पर खुशकिस्मत जैसी बात कही। उन्होंने भागवत ने जिस तरीके से बाबरी मस्जिद और ये जो इलेक्शंस वाले समीकरण पर सवाल किए गए थे, मोहन भागवत ने जिस तरीके से बयान दिया था उसमें अपना नाम आने से वो बहुत खुशकिस्मत महसूस किया उन्होंने, हुमायूं कबीर ने। और जैसी बात कही और उनकी तारीफ की तरह भाव भी दिखा। ये बात अलग है कि रिपोर्टिंग में अलग अलग जगह मीडिया में अलग अलग तरीके से लिया गया है इसको, लेकिन मेरी समझ में ओवरऑल संकेत यही है कि हुमायूं कबीर फ्रंटल टकराव नहीं चाहते हैं आरएसएस से, और इसीलिए बड़े ही नरम टोन में ये कह दिए कि बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत, और उनके मुख से मेरा नाम लिया जाना बहुत बड़ी बात है। तो देखिए हुमायूं के लिए इस समय राजनीति के मैदान में सबसे बड़ी दुश्मन जो है ममता बनर्जी हैं, जो अब तक पश्चिम बंगाल के मुसलमानों की मसीहा बनी हुई थी ऐसा कहा जाता है। लेकिन ममता बनर्जी चुनावी हवा का रुख बदलने के पैंतरे में बहुत माहिर हैं। आपको याद होगा पिछले चुनाव में जब उनको ये अनुमान लग गया कि उनकी हार पक्की है, उनकी पार्टी की हार पक्की है, तब चुनावी प्रचार में हाथ फ्रैक्चर होने और एक पश्चिम बंगाल की माटीर महिला का भावनात्मक पासा फेंका। रातों रात मां माटी और मानुष के नारे के साथ पश्चिम बंगाल में एक छत्र राज कर रही अवैध बांग्लादेशियों को बसाने और मुसलमानों के तुष्टीकरण के आरोपों से घिरी एक अविवाहित प्लास्टर लगाए चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी के फेवर में
सहानुभूति की आंधी आई और ममता बनर्जी उखड़ते किले को बचा ले गई। अब हो सकता है कि ममता बनर्जी 2026 के चुनावी चौसर में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब हो सकता है कि ममता बनर्जी 2026 के चुनावी चौसर में एक और अचूक भावनात्मक पासा फेंककर हुमायूं कबीर को उसी चूहे वाली औकात में ला दे जब वो ममता बनर्जी के दर पर बस सलाम ठोकने के काबिल था। और इसके लिए अब ममता बनर्जी मोहन भागवत को लेकर हुमायूं कबीर की नरमी को अपने फायदे में घुमा सकती है कि देखो ये आदमी किसके लिए सॉफ्ट है। क्या यही है मुसलमान का असली सिपह सालार? किस लाइन में खड़ा है देख लो। यानी ममता की रणनीति होगी हुमायूं इज इक्वल टू बीजेपी आरएसएस की बी टीम और नैरेटिव मुस्लिम मतदाताओं के बीच इंजेक्ट करना ताकि वोट शिफ्ट रुका जा सके। अब आइए तीसरे बड़े खिलाड़ी पर गौर करते हैं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। 2 दिन पहले वो मुंबई आए थे, लाखों की भीड़ जमा हुई, जाति पाति छोड़कर समूचे देश और दुनिया के हिंदुओं को एकता के सूत्र में बांधने की अपील की और लगातार लगे हुए हैं इसमें। और संगठित होने की बात करते हुए हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने की बात पर कड़ी चेतावनी देते हुए धमकी भी दे डाली। सुनिए क्या कहा। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। उनके बयान वायरल हुए कि अगर बाबरी दोबारा बनी तो 1992 में जो हुआ था एक बार फिर से होगा, 1992 दोहराया जाएगा। मैं यहां बहुत साफ तौर पर अपने एनालिसिस के तौर पर कह रहा हूं कि ऐसे बयान चाहे कोई भी दे, लॉ एंड ऑर्डर के लिए रेड फ्लैग हो सकते हैं और लोकतांत्रिक समाज में हिंसा तोड़फोड़ की तरफ इशारा करना स्वीकार्य नहीं है बिल्कुल। लेकिन बाबरी मस्जिद बनाना, बाबर के नाम पे, जो कि एक विदेशी लुटेरा था, डकैत था, उसके नाम पर मस्जिद बनाना हमारे देश में, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती नहीं दे रहा? खैर देखिए, राजनीतिक विश्लेषण में हमें यह समझना भी होता है कि ऐसे बयान इमोशनल पोलराइजेशन को और हवा देते हैं और बंगाल जैसी जगह जहां पहले से सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है, वहां यह चुनावी तापमान बढ़ा देते हैं। अब एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है, क्या हुमायूं कबीर सच में ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? और वो 100 सीट जीतने जैसी बात जो मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है? तो देखिए, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और किसी नई पार्टी के लिए 100 सीट का दावा एक मैक्सिमम प्रेशर नैरेटिव मैं मानता हूं। लेकिन जमीनी राजनीति में पार्टी सिर्फ घोषणा से नहीं बनती। काडर, बूथ मैनेजमेंट, फंडिंग, सिंबल, गठबंधन और चुनाव आयोग की प्रक्रियाएं, ये सब चाहिए। और सामने कितने हैं? 2 महीने हैं, सिर्फ 2-3 महीने। हुमायूं कबीर के पास फिलहाल सबसे बड़ा हथियार है मुर्शिदाबाद और आसपास के मुस्लिम इलाकों में भावनात्मक मोबिलाइजेशन। और रिपोर्टिंग में जो आ रही हैं खबरें, उसमें वो खुद को किंग मेकर के फ्रेम में देख रहे हैं और कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात वो कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। और उसमें से एक पांडे भी है, महिला पांडे, ब्राह्मण में आते हैं पांडे। हुमायूं कबीर के इस पार्टी से उनका नाम घोषणा कर दिया गया है कि एक सीट पर वो उम्मीदवार होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 सीट जीतना भले ओवर एम्बिशियस लग रहा हो, लेकिन 10 से 30 सीटों पर मार्जिन बिगाड़ने की क्षमता, ये रियलिस्टिक स्पेस जरूर मान सकते हैं। खासकर अगर वो टीएमसी के पुराने नेटवर्क के कुछ हिस्से खींच ले आए तो तस्वीर अलग हो सकती है। और देखिए, ये टीएमसी में रह चुका नेता है, एक दिन पहले ही, मतलब आज ही समझ लीजिए, आज ही निष्कासित किया गया है। तो टीएमसी की अंदर की बातें और रणनीति को भी जानता होगा। और किसी किला पर फतह करना है तो किला के अंदर की बातें जाननी बहुत जरूरी होती है। और देखिए, अब सबसे अहम चुनावी गणित, अगर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट काटते हैं तो फायदा किसको होगा? आप जानते हैं, यहां 3 संभावित सीन उतरकर सामने आ रहा है। पहला, अगर मुस्लिम वोट टीएमसी से टूटकर तीसरे विकल्प में गया और मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी रहा तो बीजेपी एडवांटेज में, फायदे में। और दूसरा, अगर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी में कुछ इलाकों में अभी भी मुकाबले में अगर आते हैं तो हुमायूं का वोट कट उनका भी खेल बिगाड़ सकता है और सीटें अप्रत्याशित दिशा में जा सकती हैं, यानी बीजेपी। और तीसरा पॉइंट,
अगर हुमायूं कबीर अंततः फाइनली किसी बड़े ब्लॉक से समझौता कर ले तो वही आदमी किंग मेकर बन सकता है, क्योंकि वो कुछ सीटों में वोट ट्रांसफर कराने का दावा तो जरूर कर रहे हैं और करेगा। और यही वजह है कि कई विश्लेषण से, मेरे रिसर्च में बहुत रिसर्च किया ऑनलाइन, इसमें जो बातें सामने आकर आई हैं कि इसे सिर्फ ममता बनर्जी के साथ बगावत नहीं बल्कि नेगोशिएशन लीवरेज के रूप में देखना चाहिए। अब एक और सवाल ये उभर कर सामने जरूर आता है, क्या बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बन जाएगी? देखिए, जैसा नाम और जैसा प्रतीक चुना गया है वो इसे सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं रहने देगा। ये लॉ एंड ऑर्डर, कोड, पब्लिक सेंटिमेंट और चुनावी दबाव सबके बीच फंसने वाली चीज है, सबके बीच। और यही हुमायूं कबीर की एक तीर दो निशाने वाली राजनीति का दांव है। एक तरफ ममता ने साथ नहीं दिया, कहकर मुस्लिमों में खुद को शहीद और बागी की तरफ पेश करेंगे, तो दूसरी तरफ पूरे भारत के मुसलमानों में एक पहचान बनाना चाहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर लीडर बनने के लिए सिर्फ एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक मुद्दा काफी नहीं है। वहां संगठन, विचारधारा, गठबंधन और ग्राउंड नेटवर्क और ग्राउंड वर्क चाहिए। और देखिए, यहां AIMIM के चीफ ओवैसी जैसे सेटल्ड, स्थापित खिलाड़ी हैं जिनके अपने वोट बैंक और नेटवर्क हैं। इसीलिए हुमायूं कबीर का नैरेटिव चाहे जितना बड़ा हो, राष्ट्रीय नेता वाली छलांग आसान नहीं है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसे हम हुमायूं कबीर की पार्टी के पैदा होने पर बीजेपी की बढ़त कह रहे हैं। देखिए, भाजपा बंगाल में लंबे समय से ध्रुवीकरण प्लस भ्रष्टाचार, हिंसा, कार्डर पॉलिटिक्स के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी को घेर रही है पिछले कई सालों से। और अब जब टीएमसी के भीतर से ही मुस्लिम वोट बैंक की कहानी टूट कर दिख रही है सामने आती हुई, तो बीजेपी के लिए ये गोल्डन चांस है, मानते हैं ना? इसीलिए मिशन 160 प्लस बीजेपी का जो है, जैसे टारगेट्स मीडिया में उछल रहे हैं जरूर, लेकिन ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंज यह भी रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के वोटिंग पैटर्न अलग हो जाते हैं। इतिहास के हालिया पन्नों को पलटकर देखिए, 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसे सिर्फ 3 सीट पर जीत मिली थी, सिर्फ 3 पर 2016 में। लेकिन आगे सुनिए, और उसके ठीक 5 साल बाद 2021 में हुए चुनावों में सीटों की उछाल देखिए। बीजेपी ने 293 कैंडिडेट्स खड़े किए थे और सीटों का आंकड़ा 3 से सीधे 77 पर पहुंच गया। ये कितना परसेंट ऊपर उछला, कैलकुलेटर पे देख लीजिए। और फिर देखिए, एक बात यह भी बताया जा रहा है कि टीएमसी का बूथ लेवल मैनेजमेंट बहुत मजबूत है, इसलिए बीजेपी की बढ़त तब टिकेगी और बढ़ेगी, 77 से 160 के लक्ष्य के करीब जाने में कामयाब तब होगी जब वो बूथ तक संगठन, स्थानीय चेहरे और विश्वसनीय सामाजिक गठजोड़ करके सामने आए, तैयारी लेकर आए। और देखिए, हिंदुओं को एक कर सके, और अब की बार यह नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्यों? देखिए, मुश्किल जरूर लग रहा है और मुश्किल को पार पाने में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है और भूमिका निभा सकता है आरएसएस। अब यहां एक और सवाल है, तो इस पूरे खेल में ममता बनर्जी क्या करेगी? अब देखिए, मेरी समझ में उनके पास 4 लेयर्स की रणनीति हो सकती है। पहला, हुमायूं कबीर को भटकाया हुआ एजेंडा वाला बताकर मुस्लिम वोट बैंक में डर पैदा करना कि वोट बटा तो बीजेपी आ जाएगी। दूसरा, प्रशासनिक नियंत्रण के जरिए लॉ एंड ऑर्डर की छवि बनाए रखना ताकि कोई भी उकसावे की घटना चुनावी नुकसान न कर जाए। तीसरा, पार्टी के भीतर डैमेज कंट्रोल ताकि दूसरे जो असंतुष्ट मुस्लिम स्थानीय नेता हुमायूं के साथ न जुड़ जाए। और चौथा, आरएसएस, मोहन भागवत के बयान और हुमायूं के सॉफ्ट रुख को जोड़कर एक ऐसा नैरेटिव बनाना और पब्लिक में डालना कि यह सब एक ही दिशा में जा रहा है। बहरहाल,
देखिए, मेरी एनालिसिस ये है कि आज बंगाल की राजनीति में जो दरार दिखी है वो ममता की सत्ता को तुरंत गिरा दे ऐसा नहीं है, लेकिन ये दरार अगर अगले महीनों में चौड़ी हो गई और मुस्लिम वोट बैंक 2 से 5% भी स्थायी शिफ्ट हो गया तो कई सीटों पर टीएमसी का गणित पलट सकता है, समीकरण पलट जाएगा। और यही खटिया कड़ी वाला वास्तविक खतरा भी है ममता बनर्जी के लिए। देखिए, मुसलमान समाज एक मुसलमान को अपना नेता जरूर बनाना चाहेगा जो ममता बनर्जी जैसी दमदार नेता तक को चैलेंज कर दे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आमतौर पर चुनाव जैसे मामलों में मुसलमान समाज एक तरफा झुकाव दिखाता है और ऐसा कहा जाता भी है। देखिए, ऐसे में हुमायूं कबीर 100 सीट जीत पाए या नहीं, यह बात दीगर अलग है। असली बात यह है कि टीएमसी की सबसे बड़ी पूंजी मुस्लिम समर्थन की एकता में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी इसी सेंध को परिवर्तन की लहर में बदलने की कोशिश में है और 160 प्लस का नारा उसी का संकेत भी है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि आरएसएस कितना बड़ा रोल अदा करता है और ममता बनर्जी से छिटक कर हुमायूं कबीर जिस तरीके से अलग पार्टी उन्होंने लॉन्च की है वो कितना ममता बनर्जी को डैमेज कर पाते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अब जो है इज्जत की लड़ाई हो गई है हुमायूं कबीर के लिए और ममता बनर्जी को पटखनी देना चुनाव के मैदान में हुमायूं कबीर का यही होगा कि जीतो या मर जाओ चुनावी मैदान में। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे और डेवलपमेंट्स की खबरें मैं आपको देता रहूंगा। तो इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है और इस खबर पर आप क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नमस्कार।